बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम कुरतुल अयाज और आज स्टूडेंट्स हम चैप्टर 7 की एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कंटिन्यू कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। जी स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, राइट मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन दीज टर्म्स। स्टूडेंट्स, हमने जो लास्ट लेक्चर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का देखा था उसके अंदर भी हमने काफ़ी जो टर्म्स थी उनको डिफरेंशिएट किया था। तो कुछ क्राइटेरियाज मैंने आपको बताए थे कि जब भी आप किसी दो टर्म्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी होती है। और सबसे पहला पॉइंट जो हम मेंशन करते हैं दैट इज ऑफ डेफिनेशन। याद होगा आपको स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। एक तो हमने इनको डिफरेंशिएट करना है दोनों टर्म्स को, दूसरा हमने इनके दरमियान एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप को डिस्कस करना है। ठीक है, ये दोनों पार्ट्स का आपको कंप्लीट करने जरूरी हैं। ये ना हो कि स्टूडेंट्स जब आप अटेम्प्ट करें तो सिर्फ इनको डिफरेंशिएट ही कर दें और दूसरे पार्ट को आप टच ना करें, तो फिर आपके मार्क्स जरूर कटेंगे। ठीक है, तो आपने भूलना नहीं कि हमने मैथमेटिकल रिलेशनशिप को भी यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। हम हीट की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड हीट। ठीक है, यानी कि एक सब्सटेंस में टोटल काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की जितनी होगी हम उसे क्या कहते हैं? हीट कहते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम टेम्परेचर को भी डिफाइन करेंगे। द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस is called temperature. Students, temperature is proportional to the average kinetic energy of all the molecules. ठीक है, जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी मॉलिक्यूल्स की उतना ही हम कहेंगे टेम्परेचर होगा। बेसिकली ये टेम्परेचर हम किसे कहते हैं कि एक जो सब्सटेंस है वो कितना हॉट है या कितना कोल्ड है। ठीक है, तो उससे हम डिफाइन करते हैं कि इस सब्सटेंस का क्या टेम्परेचर होगा। तो स्टूडेंट्स हम सेकंड पॉइंट पे जाते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास आएगा प्रेजेंटेशन का, कि इसे हम मैथमेटिकली या इसका सिंबल क्या है, इसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं हीट को। जहां पर भी आपको स्मॉल q नजर आएगा इट्स मीन कि यहाँ पर हीट की बात हो रही है। और इसी तरह से टेम्परेचर में क्या सिंबल होगा? टेम्परेचर का सिंबल होता है कैपिटल T। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रहे स्टूडेंट्स आपने स्मॉल t नहीं मेंशन करना। स्मॉल t इज फॉर टाइम, ये रॉन्ग होगा। ठीक है, कैपिटल T इज द सिंबल ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, और यहाँ पर स्मॉल q जो है दैट इज फॉर हीट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं हम। हीट इट इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। ठीक है, स्टेट फंक्शन का क्या मतलब है? ऐसी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज सिस्टम की जो इनिशियल और फाइनल कंडीशंस पे डिपेंड करती हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्टेट फंक्शन कहते हैं। तो हीट जो है वो स्टेट फंक्शन नहीं है, वो इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, और जो टेम्परेचर है दैट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस, तो इट इज अ स्टेट फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं हम कि हीट को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। हीट को मेजर कर सकते हैं बाय कैलोरीमीटर। It is measured by calorimeter. कैलोरीमीटर स्टूडेंट्स हम स्टडी कर चुके हैं, ग्लास कैलोरीमीटर भी है और बॉम्ब कैलोरीमीटर भी है। ठीक है, इन दोनों से हम क्या मेजर कर सकते हैं? हीट। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हम टेम्परेचर किस तरह से मेजर करते हैं? इट इज या इट कैन बी
measured thermometer, जब भी आपने किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर मेजर करना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, थर्मोमीटर, ठीक है। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि जो हीट है दैट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। अगर एक सब्सटेंस का मास कम होगा और दूसरे सब्सटेंस का मास ज्यादा होगा तो उनके अंदर हीट डिफरेंट होगी, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ सब्सटेंस, जबकि टेम्परेचर जो है दैट डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द मास, इट डू नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ सब्सटेंस। इसका क्या मतलब है कि मास पे डिपेंड नहीं करता। अगर हम कहते हैं कि एक लिक्विड का टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री है, 100 डिग्री क्या है, दैट इज द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड। अब ये टेम्परेचर जो है ये 100 ml का भी हो सकता है और 10 ml का भी हो सकता है। तो इससे क्या आपको पता चल रहा है कि वॉल्यूम पे या मास पे डिपेंड नहीं कर रहा टेम्परेचर, ठीक है, जबकि जो हीट है वो डिपेंड करता है मास पे। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम इनके मेजरिंग यूनिट्स देखते हैं कि हीट को हम कौन से यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हम हीट को जूल्स में मेजर करते हैं। अगर मैं यहाँ पर यूनिट की हेडिंग डाल दूं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा याद रखना। हीट के क्या यूनिट्स है, हम इसे जूल्स में भी कैलकुलेट करते हैं, किलो जूल्स में भी करते हैं, और इसी तरह से किलो जूल्स पर मोल आएगा, और इसी तरह से हमारे पास ये कैलोरीज में भी हम इसे मेजर करते हैं, कैलोरीज पर मोल, ठीक है। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हम टेम्परेचर को किन यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर के भी डिफरेंट यूनिट्स हैं। डिग्री सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट है, ठीक है, और इसी तरह से केल्विन है जिसे कैपिटल के से डोनेट करते हैं। याद रहे स्टूडेंट्स, आप डिग्री सेंटीग्रेड के साथ भी डिग्री का साइन लगाएंगे, फ़ारेनहाइट के साथ भी डिग्री का साइन लगाएंगे, लेकिन केल्विन के साथ कभी भी आपने डिग्री का साइन नहीं लगाना। अगर किसी बच्चे ने इस तरह से मेंशन कर दिया तो ये गलत हो जाएगा, केल्विन के साथ डिग्री का साइन नहीं आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपने देख लिया कि हमने डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं डिस्कस किए टेम्परेचर के और हीट के, ठीक है, 6 पॉइंट्स ये हैं। अब स्टूडेंट्स हमने इसका सेकंड पार्ट की तरफ देखते हैं, दैट इज द मैथमेटिकल रिलेशनशिप। तो स्टूडेंट्स आप हेडिंग डाल लें मैथमेटिकल रिलेशनशिप किसके दरमियान, हीट और टेम्परेचर के दरमियान। स्टूडेंट्स हमने एक इक्वेशन स्टडी की थी बॉम्ब कैलोरीमीटर में, Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा T, ठीक है। C क्या है, दैट इज द हीट कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम, और डेल्टा T क्या है, दैट इज द चेंज इन टेम्परेचर। C क्या है, स्पेसिफिक हीट, और हम हीट कैपेसिटी कहेंगे इसे, हीट कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम। हीट कैपेसिटी हम कब लेते हैं, जब मास हमारे पास 1 ग्राम होता है। तो 1 ग्राम में जब हम स्पेसिफिक हीट की बात करें तो हम उसे क्या कह देते हैं, हीट कैपेसिटी कह देते हैं। डेल्टा T दैट इज द चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स C एक सिस्टम के लिए, C क्या है, हीट कैपेसिटी है। ये एक सिस्टम के लिए क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर इस कांस्टेंट को हम प्रोपोर्शनैलिटी से चेंज कर दें तो हमारे पास क्या रिलेशन आ जाएगा, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, यानी हीट ऑफ अ सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हमारे पास एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप आ गया है। जब Q की अमाउंट इंक्रीज करेगी तो चेंज इन टेम्परेचर जो है वो भी, उसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी, और अगर अमाउंट ऑफ हीट डिक्रीज करेगी तो चेंज इन टेम्परेचर उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। डिफाइन हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन
when a dilute solution of a strong acid is neutralized by a dilute solution of strong base, the heat of neutralization is found to be nearly same. Explain. वो आपसे एक क्वेश्चन कर रहा है कि आपने न्यूट्रलाइजेशन या हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को डिफाइन करना है. उसके बाद स्टूडेंट्स आपने इस चीज को जस्टिफाई करना है कि जब एक डाइल्यूट सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का न्यूट्रलाइज होता है तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है. उसकी क्या वजह है? दो क्वेश्चंस हैं, आइए इन्हें सॉल्व करते हैं. सबसे पहले आपको डिफाइन करना है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. ठीक है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगी? अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड when 1 mole of hydrogen ions react with 1 mole of hydroxyl ion from base. ठीक है, ये हाइड्रोक्सिल आयंस कहां से आएंगे? फ्रॉम एसिड. ठीक है, फ्रॉम एसिड. और ये 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस कहां से हम ले रहे हैं? फ्रॉम बेस. रिएक्ट्स टू फॉर्म 1 मोल ऑफ लिक्विड. 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर H2O in the form of liquid state is called heat of neutralization. ठीक है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. ठीक है, जिसे आप डेल्टा H, अगर हम एंथैल्पी की बात करें तो डेल्टा HN हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी डेफिनेशन को हम किस तरह से मेंशन कर सकते हैं कि H पॉजिटिव आयंस व्हेन रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिल आयंस. H पॉजिटिव आयंस कहां से आए? एसिड से. हाइड्रोक्सिल आयन कहां से आए? बेस से. ये आपस में जब मिलेंगे तो वाटर फॉर्म होता है, 1 मोल ऑफ वाटर, लिक्विड वाटर. तो ये बेसिकली क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है. और इसके दौरान जो हीट प्रोड्यूस होगी उसकी वैल्यू -57.4 किलो जूल पर मोल आती है. ठीक है, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस टू फॉर्म 1 मोल ऑफ वाटर, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर सेकंड पार्ट आता है कि हाउ कैन वी जस्टिफाई कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कोई भी अगर आप ले लें, ठीक है, शर्त क्या होनी चाहिए कि उनकी कंसंट्रेशन सेम होनी चाहिए और वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और हाइड्रोक्सिल आयंस जो है सेम अमाउंट में रिलीज करें. इसका क्या मतलब है? अगर स्टूडेंट्स हम HCl की बात करें तो HCl ऐसा एसिड है जो एक ही प्रोटॉन देगा. ठीक है, और अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये भी कितना आयनाइजेशन के बाद कितना हाइड्रोक्सिल आयन देगा? एक ही देगा. याद रहे स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग एसिड और जो स्ट्रॉन्ग बेस होती हैं ये जब भी आप कह लें आयनाइज होगी, कंप्लीटली आयनाइज होती है इनटू इट्स रिस्पेक्टिव आयंस. H पॉजिटिव और क्लोराइड आयंस में होगी, और इसी तरह बेस जो है हाइड्रोक्सिल आयंस और सोडियम आयंस में कंप्लीटली आयनाइज होती है. जब इन दोनों के सॉल्यूशंस को हम कंबाइन करते हैं तो क्या होता है? वाटर फॉर्मेशन होती है. तो सिंपल स्टूडेंट्स, अगर हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को इस तरह से एक्सप्लेन करें, द फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स आयनिक कंपोनेंट्स. ठीक है, यानी जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वाटर फॉर्मेशन होती है फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव आयनिक कंपोनेंट्स. तो इसको हम क्या कहेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेंगे. स्टूडेंट्स, अब हमने शर्त क्या रखी थी कि अगर एसिड और बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग है और दोनों की कंसंट्रेशंस भी सेम है, इट्स मीन कि मैंने 1 मोलर HCl लिया है, 1 मोलर ही सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, तो वो जब भी आपस में रिएक्ट करेंगे तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी. ठीक है, उसकी क्या वजह है कि अभी हमने बताया था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक ही केमिकल रिएक्शन होता है कि H पॉजिटिव और हाइड्रोक्सिल आपस में मिलकर वाटर फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन सा एसिड है, शर्त बस ये है कि एसिड जो भी हो
वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो सेम रिलीज करे, क्योंकि ऐसे एसिड्स भी हैं जो एक एसिड जो है आयनाइजेशन से 2 प्रोटॉन से रिलीज करता है, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है। तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। हम उन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर रहे हैं जिनकी आयनाइजेशन पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस सेम होंगे, ठीक है। इस तरह के एसिड्स और बेस को आप जब भी न्यूट्रलाइज करेंगे तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ही रिलीज होगी, दैट इज -57.4 किलो जूल पर मोल। होप सो स्टूडेंट्स, क्या आपको इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट की समझ आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। स्टेट द लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री एंड शो हाउ आर दे बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इसको गलत तरीके से अटेम्प्ट करते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री में। अक्सर स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए ओनली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को स्टेट कर देते हैं, लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री मेंशन नहीं करते। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री उनको डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कैसे रिलेट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री से, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री क्या कहता है? द अमाउंट of heat required to break a compound into its elements is equal to the amount of heat evolved when same compound is formed from its respective constituent elements, ठीक है। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। ये आपको क्या कहता है कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है एक कंपाउंड को उसके एलिमेंट्स में ब्रेक करने के लिए, वही सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी या आप कह लें कि वो इवॉल्व होगी जब वो सेम कंपाउंड जो है बनेगा अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। एग्जाम्पल के साथ मजीद समझते हैं कि जैसे कि NaCl है, ठीक है। NaCl का क्रिस्टल लैटिस को ब्रेक करने के लिए सोडियम इन गैसियस स्टेट, पॉजिटिव आयंस और क्लोराइड आयंस इन गैसियस स्टेट, इस लैटिस को ब्रेक करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी? डेल्टा H -787 किलो जूल पर मोल, ठीक है। सॉरी, यहां पर क्योंकि ब्रेक करने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो यहां पॉजिटिव साइन है, रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, और कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से एक कंपाउंड का बनना या क्रिस्टल का बनना, तो इतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी, ठीक है। मतलब कि डेल्टा H 2 -787 किलो जूल पर मोल। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री कहता है कि एक कंपाउंड को उसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स में ब्रेक करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी वो सेम होगी जब वही कंपाउंड जो है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनेगा, ठीक है। देख लें, एनर्जी सेम है, बस साइन ऑपोजिट है। साइन ऑपोजिट होने का क्या मतलब है कि पॉजिटिव साइन का मतलब है कि हीट रिक्वायर है और नेगेटिव होने का मतलब है कि इस रिएक्शन में हीट जो है वो इवॉल्व हो रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री हमें क्या इंडिकेट करता है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री, स्टूडेंट्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री दैट इज बेसिकली हेजिस लॉ। हेजिस लॉ हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है? द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज इज सेम whether this change is
proceeded in single step or several steps. केमिकल चेंज अगर सिंगल स्टेप में आया है तो जो एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी वो सेम होगी अगर वही केमिकल चेंज जो है वो डिफरेंट स्टेप से गुजर कर फिर अचीव हुआ है. ठीक है, इट्स मीन ये दोनों बातें हमें क्या बताती हैं कि डेल्टा एच फॉर सिंगल स्टेप इज इक्वल टू डेल्टा एच सम ऑफ डेल्टा एच फॉर सेवरल स्टेप्स. ये हमें क्या बताता है? हेज़ेस लॉ बताता है. इसको स्टूडेंट्स आप फर्दर इस तरह से समझ सकते हैं कि हेज़ेस लॉ कि अगर आप लाहौर से इस्लामाबाद जाना चाहें तो आप डायरेक्ट बस में जाएं. ठीक है, विदाउट एनी स्टे. आप बैठे हैं बस में और डायरेक्ट जाके इस्लामाबाद उतरे हैं. ठीक है, तो ये जो चेंज आया है आप सिंगल स्टेप में ये चीज पॉसिबल हुई है. दूसरी बात स्टूडेंट्स, हेज़ेस लॉ हमें ये भी इंफॉर्मेशन देता है कि अगर आप एक केमिकल चेंज जो हमने किया है, ए रिएक्टेंट से हम बी प्रोडक्ट्स की तरफ आए हैं, ये चेंज जो है अगर हम रिवर्स कर दें, ठीक है, प्रोडक्ट से दोबारा हम रिएक्टेंट्स की तरफ आए तो जो ओवरऑल इस साइकिल में एंथैल्पी चेंज होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो के इक्वल हो जाएगा. किस तरह से हम देखते हैं कि अगर हमने एक रिएक्टेंट्स लिए ए और ये केमिकल चेंज के बाद प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए हैं बी प्रोडक्ट्स में, तो स्टूडेंट्स इस चेंज के दौरान कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज हुई है. ठीक है, डेल्टा एच इज नेगेटिव. अब इस प्रोडक्ट को हम वापस अगर रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा कि सिस्टम के अंदर एनर्जी जो है वो एंटर हो जाएगी. ठीक है, जितनी हीट निकली थी और रिवर्स प्रोसेस में क्या होगा? वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो सिस्टम में एड अप हो जाएगी. तो ओवरऑल सम ऑफ एंथैल्पी चेंजेस इन अ साइकिल किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो के इक्वल हो जाएगा. जो कि क्या इंडिकेट कर रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी सिस्टम में से निकली थी जब आप उसके रिवर्स में गए हैं वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके अंदर एड अप हो गई है. किस तरह से? इस रिएक्शन को भी हम एज एन एग्जांपल ले सकते हैं कि NaCl सॉलिड से जब अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में हमने इसको ब्रेक किया तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई थी सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए थी जब हम वापस अपने इनिशियल प्रोडक्ट जो कि NaCl था उसकी तरफ गए हैं. क्या थी? डेल्टा एच साइकिल कैसे होगा? 787 माइनस 787 किसकी इक्वल हो जाएगा? जीरो की इक्वल हो जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने दोनों लॉस को एक्सप्लेन कर दिया और आगे हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने उसको देखना है. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ठीक है, ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. It only changes from one form to another. ठीक है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री है दैट आल्सो एक्सप्लेन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, ये डेल्टा एच साइकिल जो है हमें बता रहा है कि जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी एक केमिकल चेंज में रिलीज हुई थी रिवर्स रिएक्शन में उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एंटर होगी. ये किसको सपोर्ट करिए? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को. इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में देखें तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही सपोर्ट कर रहा है कि जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको एक कंपाउंड को उसके एलिमेंट्स में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होगी वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है इवॉल्व होगी जब वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से एक कंपाउंड में चेंज होगा. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने जस्टिफाई कर दिया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी उससे कैसे रिलेट कर रहे हैं. ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. व्हाट इज अ थर्मोकेमिकल इक्वेशन? गिव 3 एग्जांपल्स. व्हाट इंफॉर्मेशन डू दे कन्वे? स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 7 में मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है. अक्सर बोर्ड के क्वेश्चंस में ये जरूर आ जाता है. इसको अटेम्प्ट
के 3 पार्ट्स हैं। देखिए सबसे पहले आपको थर्मोकेमिकल इक्वेशन इसको डिफाइन करना है, फिर इसकी 3 एग्जांपल्स देनी है और ये भी बताना है कि ये इक्वेशन आपको क्या इंफॉर्मेशन देती है। आपने इसके तीनों क्राइटेरियाज पूरे करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। जी, थर्मोकेमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होगी? द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन in which the physical states of reactants and products are mentioned, and also the amount of heat evolved or absorbed during chemical reaction is mentioned or given is called a थर्मोकेमिकल इक्वेशन। ठीक है, थर्मोकेमिकल इक्वेशन किस तरह की इक्वेशन होगी? जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो, ठीक है, और उसके अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की फिजिकल स्टेट्स मेंशन हो। एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास है कार्बन, इसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी? सॉलिड। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की फिजिकल स्टेट क्या है? गैस। और ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज ऑल्सो अ गैस। तो यहाँ पर देखें ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। कार्बन का 1 मोल, इधर भी कार्बन का 1 मोल, ऑक्सीजन का भी ऑक्सीजन गैस का 1 मोल, और यहाँ पर भी O2 मेंशन है, बैलेंस्ड है। दूसरी बात ये कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की फिजिकल स्टेट्स मेंशन है। ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं। फिजिकल स्टेट मेंशन है, कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोडक्ट बना है वो भी गैस है। और साथ में ही कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें से इवॉल्व हुई है? -393.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो इस रिएक्शन के दौरान जो है इवॉल्व हुई है। तो दैट इज द प्रॉपर थर्मोकेमिकल इक्वेशन। ठीक है, 3 एग्जाम्पल्स हमें कही गई हैं तो हम 3 लिख देते हैं। दूसरी है नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगी तो 2NO, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया है। तमाम जो है गैसियस स्टेट में है, और इस रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज 180 किलो जूल पर मोल। सॉरी, यहाँ पर पॉजिटिव साइन है तो इसका मतलब एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हुई है। और थर्ड हम इसके अंदर देख लेते हैं, हाइड्रोजन in the form of gaseous state convert into atomic hydrogen, gaseous state में है। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, और इसके दौरान जो डेल्टा H हीट एब्जॉर्ब होती है दैट इज 218 किलो जूल पर मोल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास 3 एग्जांपल्स आ गई हैं, 1, 2 एंड 3। लास्ट इस क्वेश्चन का पार्ट है कि व्हाट इंफॉर्मेशन डू दे कन्वे। ठीक है, तो क्या इंफॉर्मेशन हमें थर्मोकेमिकल इक्वेशंस प्रोवाइड करती हैं? नंबर 1, हम थर्मोकेमिकल इक्वेशन से फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हमें वो पता चल जाती हैं। ठीक है, इसी तरह से स्टूडेंट्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ मोल्स फॉर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जैक्ट नंबर ऑफ मोल्स फॉर रिएक्टेंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, और लास्ट स्टूडेंट्स हमें ये भी पता चलता है कि एक केमिकल चेंज के दौरान कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई थी या एब्जॉर्ब हुई थी, कि रिएक्शन हमारा एंडोथर्मिक था या एक्सोथर्मिक था।
amount of heat evolved or absorbed, ठीक है, ड्यूरिंग रिएक्शन। ये तीन इंफॉर्मेशन हैं जो एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन जो है हमें प्रोवाइड करती है। तो क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया, डेफिनेशन दी हमने, 3 एग्जांपल्स दी और इंफॉर्मेशन हमने दी कि थर्मोकेमिकल इक्वेशन से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर खत्म होता है। अपना बहुत सा ख्याल